रिवर्टन के हर बार का एक सख्त नियम है, मार्कस और कुत्तों का आना मना है। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बेलगाम हो गया था। 5 दिन और 5 रात घर नहीं लौटा, बार में शराब पी, लड़कियों को नचाया, जब तक कि मेरी पत्नी, जो शहर की सबसे अमीर महिला है, ने मुझे रंगे हाथों नहीं पकड़ लिया। वह मुझे घसीट कर घर ले आई और पूरे 10 दिनों तक मुझे सजा दी। अगले ही दिन रिवर्टन के हर बार में यह नया नियम लगा दिया गया। लीडिया की कड़ी नजर के नीचे मैं मजबूरी में अपने दोस्तों को फोन करके समझाता हूँ, अब मुझे पीने के लिए बाहर मत बुलाना। मुझ पर 10 बजे का कर्फ्यू है। ये सोचकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है। ये हक किसने दिया? हमने अलग रहने का फैसला किया था। लीडिया फीकी हंसी हंसती है, क्योंकि तुम्हारी ड्रिंक्स मेरे कार्ड पर हैं। दोस्त जोर से हंसता है। भाई, क्या बीवी ने कहा है? मेरा चेहरा लाल हो गया। बुदबुदाता हूँ, मैंने ही तो कहा था। खुद से बड़बड़ाना रुक ही नहीं रहा। जोरू के गुलाम देखे हैं, पर मुझ जैसा काबू में कोई नहीं। एक राज है, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मुझे पता है आगे क्या होगा। 1 साल में लिडिया एक कॉलेज के लड़के के प्यार में पड़ जाएगी। वह मुझे तलाक देकर, हमारी शादी तोड़कर, परिवार से नाते तोड़ लेगी। पिछले जन्म में मैंने 10 साल उसका पीछा किया था। अंत में मैं उसे किसी और से प्यार करने से न रोक सका। उसकी खातिर उसने मेरे परिवार की बनाई हर चीज तबाह कर दी। इस बार मैंने जाने देने का सोचा है। बैंक्वेट हॉल में गिलासों की खनक और लोगों की बातें गूंज रही हैं। मैं कोने में बैठा हूँ। पास ही एक हैंडसम लड्डी एच का मैनेजर से बात कर रहा है। क्या तुम उसे हेलो नहीं कहोगे? वह लड्डी एच का थोड़ा असहज है। दास, उसे लोगों का ध्यान खींचना पसंद नहीं। मैनेजर मुस्कुराकर बोला, सच है, वह हमेशा आकर्षण का केंद्र रहती है। तुम्हारे साथ फोटो से तुम्हें नुकसान हो सकता है। वह तुम्हारा भला ही सोच रही है। लड़का थोड़ा शर्मा गया। उसने हमेशा मुझसे अच्छा बर्ताव किया है। पाइक्स कुछ दिन पहले मेरी गाड़ी खराब हुई तो उसने तुरंत नई गाड़ी दे दी। उसने मुझसे यह भी पूछा कि मैं कहाँ घर लूं। उसका मैनेजर उसे देखकर जल रहा है। तो कोशिशें बढ़ाओ, वह तुम्हारी बहुत कद्र करती है। जाओ, उसका दिल जीत लो। वैसे भी उसका पति न के बराबर है। मैंने चुपचाप पेटीट फोर का एक निवाला लिया। वे जिस नाममात्र के पति की बात कर रहे हैं, वो मैं हूँ। उन्हें अनदेखा करने का दोष नहीं दे सकता। लिडिया से शादी के 5 साल बाद भी अफवाहें थमी नहीं हैं। वह मनोरंजन जगत से नहीं है, फिर भी गपशप का हिस्सा बनी रहती है। पिछले जन्म में ऐसी बातें सुनकर मैं जवाब जरूर मांगता, पर पुनर्जन्म के बाद अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि उसके इर्द गिर्द के लोग बस कुछ समय के मेहमान हैं। जो उसके लिए बना है वह आ जाने वाला था, पर अब तक नहीं आया। मुझे बोरियत होने लगी है। जैसे ही मैं जाने वाला होता हूँ, एक जोरदार धमाका होता है और फिर चीखें सुनाई देती हैं। एक वेटर से गलती से शैंपेन का टावर गिर जाता है। शराब सीधे उस हैंडसम लड़के के सूट पर जा गिरती है। उस हैंडसम लड़के का चेहरा पल भर में तमतमा उठा और झल्लाते हुए बोला, तुम्हें क्या हो गया है? ये इस सीजन का हाउट कोचर सूट है। तो अभी अपने मैनेजर को बुलाओ। वेटर की आंखों में आंसू भर आए। वह धीरे धीरे माफी मांगता रहा और बताता रहा कि वह बस एक कॉलेज का छात्र है जो समर जॉब कर रहा है। लेकिन वह लड़का अपनी बात पर अड़ा रहा। पास जाकर आह भरता हूँ, इसे छोड़ो, सूट के पैसे मैं दूंगा। वह सुंदर लड़का मुझे तिरस्कार से देखता है। बड़ी बातें, ओट के ओर का मतलब पता है क्या? तुम्हें लगता है कुछ चिल्लर से भरपाई होगी? हंगामे से लिडिया का ध्यान खींचता है। वह त्योरियां चढ़ाते हुए आती है। वह सुंदर लड़का सहारा पाकर खिल उठता है। वह दौड़कर उसकी बांह पकड़ लेता है। किसी ने मेरा वह सूट खराब कर दिया है। मैं पत्नी को देखकर मुस्कुरा देता हूँ। 10, सिर्फ एक सूट है, मैं पैसे दे दूंगा। लिडिया ने मुझे घूरा और उस लड़के को दिलासा देने मुड़ गई। बस एक सूट है, कल नया ले आऊंगी, तुम घर जाओ। ये कहकर वह उसे ले गई। पास खड़ा वेटर मंत्रमुग्ध सा वहीं खड़ा रह गया। मुझे पता था लिडिया का पुरुषों पर जादू चलता है, पर इतनी कम उम्र का लड़का भी फिदा हो जाएगा, सोचा न था। मैंने उसे सहानुभूति से देखा और मुड़ गया। उसने पीछे से पुकारा, आज के लिए शुक्रिया, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? आई एम सेशन को, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। मैंने हाथ हिलाकर बात टाल दी। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। मेरे जाते ही मैनेजर आया और उसे डांटने लगा, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मैं झटके से मुड़ा और उस लड़के को देखा। ये वही है। पिछले जन्म में मेरी पत्नी किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, यहाँ तक कि उसने तलाक लेने के लिए अपने परिवार से भी रिश्ते तोड़ दिए, सिर्फ एक आदमी को वह हक देने के लिए जो उसके लिए ही बना था, जैन। मेरा और उसका परिवार एक तयशुदा शादी के बंधन में बंधे थे। तलाक से अनगिनत हित जुड़े थे, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वह अपनी बात पर अड़ी थी। उसने एक बड़ी रकम देने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन मैं उस समय हकीकत नहीं देख पा रहा था। मुझे वह चाहिए थी, ऐसे नहीं। मैंने उसे 10 सालों तक प्यार किया था। आखिर वो कौन सा लड़का था जो अचानक आया और लिडिया का दिल चुरा ले गया? तलाक को रोकने की मेरी हर एक कोशिश ने उसे मुझसे और भी ज्यादा दूर कर दिया। उसने मुझे पूरी तरह तोड़ कर रख दिया और मुझे मजबूर होकर उन कागजों पर दस्तखत करने ही पड़े। बिना प्यार की उम्मीद के मैं अंदर ही अंदर घुटता रहा और तड़पता रहा। लेकिन इस बार मैं किसी और की प्रेम कहानी का विलेन बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। जो मुझसे प्यार नहीं करता उसे मुझे कमतर आंकने नहीं दूंगी। पिछले जन्म में जैन के करीब जाने की मैंने हर मुमकिन कोशिश की। लिडिया ने चेतावनी दी, उसे छूने की कोशिश भी की तो हमारे परिवारों के सौदे खत्म कर दूंगी। मैंने रोते हुए पूछा, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? उसने तिरस्कार से कहा, वह खुश मिजाज है, वह हर अच्छी चीज है सिवाय उसकी पृष्ठभूमि के। वह तुमसे बेहतर है। पुनर्जन्म के बाद समझ गई, प्यार में कोई तर्क नहीं होता। इस बार मैं हार स्वीकार करता हूँ। वापस उस हवेली पर जिसकी जमीन का हर इंच बेशकीमती है, विशाल, भव्य और आलीशान, जो हमारे दोनों परिवारों की तरफ से शादी का तोहफा थी। हैरानी की बात यह है कि आज उसकी गाड़ी बाहर खड़ी है। वह घर आ गई। लिडिया लिविंग रूम में बैठी है, पैर पर पैर चढ़ाए। वह मुझे देखती है, वही ठंडी नजर। मैं चप्पल बदलने झुकती हूँ, उस वेटर को याद करते हुए। उसके एप्रन पर एक स्माइली पेन थी, सिर्फ उसके पास। मेरे महंगे कपड़े डीढ़े भी सादे, नीरस और बेजान है। अचानक ये चप्पलें बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं उन्हें की तरफ फेंक देती हूँ।
अंदर जाकर मैं नंगे पैर लिविंग रूम में आता हूँ। लिडिया मेरे नंगे पैरों को देख भौहें सिकोड़ती है। जूते नहीं, मैं इत्मीनान से उसके सामने बैठता हूँ। मन नहीं है तो नहीं पहनूंगा। लिडिया उपहास में हंसी। कितनी अजीब बात है, तुम्हें क्या हो गया है? मन ही मन मैंने सोचा, तुम्हारा होने वाला पति वही हुआ है। 5 साल की इस तरह शादी ने मुझे खोखला कर दिया है। मेरा वजन लगातार गिरता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर लिडिया अब भी बेहद खूबसूरत है। मैंने नजरें हटाकर सीधे उसे देखा। चलो तलाक ले लेते हैं। मेरे कहते ही वह तिरस्कार से हंसी। उसने फोन सोफे पर फेंका और मुझे घूरने लगी। आप मार्कस, आप कौन सा खेल खेल रहे हो? मैं सीधा बैठा और बेझिझक उसकी नजरों का सामना किया। मैं गंभीर हूँ। 5 साल। लिडिया, तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगी। बेहतर है हम अलग हो जाएं। 1 महीने में ऑल्टन एक बिजनेस फोरम होस्ट करेगा। वहां उसकी मुलाकात जैन से होगी जो वहां होस्ट होगा। उससे पहली नजर में प्यार होगा और उसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जाएगी। पिछले जन्म में मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे सिर्फ दर्द मिला। इस बार मैं खुद को दोबारा बेवकूफ नहीं बनने दूंगा। लिडिया और जैन के मिलने से पहले ही मैं पीछे हट जाऊंगा। मैं उनकी प्रेम कहानी की राह आसान कर दूंगा। शायद मेरी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। लिडिया के चेहरे पर तुरंत सख्ती आ गई। उसका मिजाज कभी नरम नहीं रहा। नाराज करने वालों पर वह दया नहीं करती। मुस्कुराती है पर आंखें बर्फ सी ठंडी हैं। मार्कस, क्या मैं अब तुम्हारा खिलौना हूँ? जब चाहा शादी की, जब चाहा तलाक। क्या तुम्हें लगता है मैं यहाँ खेल खेलने आई हूँ? 5 साल पहले परिवारों ने हमारी शादी तय की थी। लिडिया के व्यक्तित्व को देखते हुए वो कभी भी इस बात को चुपचाप मनाने वाली नहीं थी, लेकिन उस समय उसकी दड़ी बहुत बिमर थी और उस दबाव ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। लिडिया के लिए यह एक गहरी जिल्लत थी। खुशकिस्मती से उस समय उसका कोई ऐसा नहीं था जिसे वो दिल से चाहती हो। वह पारिवारिक व्यवसाय संभाल रही थी और उसे एक भरोसेमंद साथी चाहिए था। इसलिए उसने 5 साल तक मेरे साथ काम चलाया। मैं मन ही मन एक उदास कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराता हूँ। क्या तुम वाकई यह नाम मात्र की शादी जारी रखना चाहते हो? लिडिया तीखे व्यंग्य के साथ इन शब्दों का आनंद लेती है। क्या हुआ? क्या तुम अकेला और बेचैन महसूस कर रहे हो? मैं सावधानी से शब्द चुनता हूँ। नहीं, मैं बस। लिडिया खड़ी होकर मेरे पास आती है। वह झुककर सोफे पर हाथ टिका मुझे घेर लेती है। अगर तुम अकेले हो तो मेरे पास क्यों नहीं आए? इसके बजाय तुम तलाक की बात कर रहे हो। क्या वाकई सारा मामला इसी बारे में है? लिडिया से हमेशा एक हल्की सी महक आती है, तंबाकू और परफ्यूम की मिलीजुली महक। वह कभी मेरे करीब न थी। वह खुशबू बस उसके कोट से महसूस की थी। अब वह खुशबू मुझे घेरे है। उत्साहित होना चाहिए था पर मुझे घुटन हो रही है। मैंने तय कर लिया। मैंने कहा, नहीं, मैंने अकेले रहने का समझौता बहुत पहले किया था। लिडिया सीधी खड़ाड़ी हुई। सच? उसे मुझ में दिलचस्पी न थी। वो बस मुझे असहज करने को था। वो मुझे नीचे देखती है। आवाज फिर ठंडी हो गई। पता है, आज हमारी 5वीं सालगिरह है। मुझे इसे मनाने में कोई दिलचस्पी नहीं। क्या इसे तलाक का बहाना बना रहे हो? रहने दो। मैं खरीदा होता हूँ और उसकी आंखों में देखता हूँ एक ऐसी सालगिरह जिसे हमने कभी नहीं मनाया। तो अब इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। जरा सोचो, तुम्हारे लिए मेरी उपयोगिता लगभग खत्म हो चुकी है। मुझे रखने से कहीं ज्यादा तुम्हें अपनी आजादी प्यारी है ना? यह कहकर मैं बिना मुड़े बेडरूम की ओर चला जाता हूँ। दरवाजा जोर से बंद होता है। फिर इंजन की गूंज सुनाई देती है। लिडिया जा चुकी है। इस बार मुझे अजीब सी शांति महसूस हो रही है। फोन बजता है। यह मेरा दोस्त जेसन है। मार्क्स, बाहर आओ, इंपीरियल क्लब चलते हैं। शादी के बाद से मैं कम ही बाहर निकलता हूँ। जेसन 10 बार बुलाता है तो 9 बार मना करता हूँ। इस बार मैं तुरंत मान गया। चलो। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। आज तुम्हारी सालगिरह है। क्या तुम सच में बाहर आना चाहते हो? मैंने दृढ़ता से कहा। सालगिरह कोई अंतिम संस्कार नहीं, मैं आ रहा हूँ। अलमारी खंगालने में 10 मिनट लगे। मैंने काला स्लिम कट सूट चुना जो मुझ पर खूब जंच रहा था। ये मैंने लिडिया को दिखाने के लिए ही खरीदा था। उस महीने वह घर नहीं लौटी। मुझे बस एक ही बात अच्छी नहीं लग रही है कि मैं आजकल कितना दुबला हो गया हूँ। मैं तैयार होता हूँ, थोड़ा सा टचअप करता हूँ और सीधे क्लब के लिए निकल जाता हूँ। इंपीरियल क्लब ऑल्टन के सबसे मशहूर मनोरंजन स्थलों में से एक है। मैं तशुदा बार में जेसन और बाकी लोगों से मिलता हूँ। जेसन दोनों हाथों से मेरा हाथ थामकर खिलखिलाता है। देखो कौन आया है। आज तो दर्शन दुर्लभ थे। कुछ ड्रिंक्स के बाद मजाक मस्ती शुरू। मार्क्स, अगर तुम फिर हमें छोड़ दिया देते तो मुझे शक होता कि 5 साल पहले वाली वो शादी थी या जनाजा। जेसन मजाक में मेरा हाथ पकड़ डालता है जैसे मेरी आंखें खोल रहा हो। घर पर कैंडल लाइट डिनर क्यों नहीं? मुझे अंदाजा लगाने दो। क्या लिडिया ने फिर तुम्हें तंग किया? मैं उसका हाथ झटक देता हूँ। बस करो, बाल खराब हो रहे हैं। ये मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं। पिछली जिंदगी में जब लिडिया के जैन के जुनून ने मेरा परिवार तबाह किया तब इन्होंने ही मेरी मदद की थी। मुश्किलों में बना वो रिश्ता मैं कभी नहीं भूली। इसलिए मैंने उन्हें तलाक की बात बता दी। वे कुछ पल खामोश रहते हैं फिर तीनों तालियां बजाने लगते हैं। मार्कस के प्यार के जुनून से आजादी की खुशी में आज रात हम तब तक पिएंगे जब तक गिर ना जाए। बच और डाउदर साए शीशन डाउर चीयर्स। मैं भी चिल्लाया मानो देख पा रहा था। तलाक की आजादी, सामने नई जिंदगी। अतीत का दुख बहुत दूर लग रहा था। ड्रिंक्स के साथ सब बेबाक होते गए। जेसन ने कंधे पर हाथ मारा। मार्क्स, देख, कोई पसंद है क्या? शर्माओ मत, कर डालो। लिडिया रोज नई नई अफवाहें फैला रही है। हमें इस मोर्चे पर उसे जीतने नहीं देना है। शराब के नशे की धुंध में मेरी नजरें इधर उधर भटक रही थीं। पता है, बात तो सही है। मेरी नजर एक लंबी और छरहरी काया पर जाकर टिक गई। लिडिया कॉलेज के लड़के को पटा सकती है तो मैं भी किसी लड़की को। गिलास उठा, लड़खड़ाते हुए उसके पास जाकर कंधे पर हाथ रखता हूँ। वह मुड़ती है, मासूम और शर्मीली। वह सिर हिलाकर कहती है, सॉरी, मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं माफी मांग मुड़ता हूँ पर कुछ कदम चलते ही ठोकर खा गिर जाता हूँ। गिलास गिरकर चकनाचूर हो गया। वह मुझे उठाने झुकी। लो, मैं मदद करती हूँ। मैं उसे देखता हूँ। मेरा चेहरा लाल है। धुंधली नजरों के आगे किसी मतिभ्रम सा उस लड़की का चेहरा लिडिया में बदल जाता है जो मुझे ठंडी नजरों से घूर रही है। मैं उठने की कोशिश करता हूँ पर मेरा हाथ टूटे कांच पर पड़ता है।
खून बहने लगता है, आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मैं बेहोश हो गया। मार्कस, क्या लगा तुम्हारा परिवार मुझे रोक पाएगा? सपने में लिडिया का बेरहम चेहरा दिखता है जिसमें कोई अपनापन नहीं। मैं टूटा हुआ बिखरे लिविंग रूम के मलबे में पड़ी दीदा हूँ। तलाक की खबर फैलते ही मेरे माता पिता ने उसके परिवार के बुजुर्गों के साथ मिलकर हर तरफ से उस पर दबाव डाला, लेकिन लिडिया ने किसी की एक न सुनी। वह अकेले आगे बढ़ती रही। उसने मेरे परिवार को घुटनों पर लाने के लिए भारी कीमत भी चुकाई। उसके अपने परिवार के बुजुर्गों ने पहले तो उसकी निंदा की थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने उसकी मदद की और अंत में उन्होंने जेन को स्वीकार कर लिया। लिडिया के कड़े संरक्षण में उसने धीरे धीरे उसके माता पिता की मंजूरी हासिल कर ली। लिडिया, मैं तुमसे 10 सालों से प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ महसूस नहीं होता? मैंने चेहरा हाथों से ढक लिया, आंसू उंगलियों से बह रहे थे। मार्कस, मैंने तुम्हें सब खत्म करने का मौका दिया था, जो तुमने इसे ठुकरा दिया। लिडिया मुझे पत्थर सी ठंडी नजरों से देखती है। तभी उसके फोन पर एक खास रिंगटोन बजती है। जेन की चहकती आवाज गूंजती है, डार्लिंग फोन उठाओ, डार्लिंग तुम्हारी कॉल का इंतजार है। उस अंतरंग रिंगटोन को सुन लिडिया को जाते देख मेरी दुनिया घूमने लगती है। सीने में एक तेज दर्द उठता है। झटके से हाँफते हुए जागा, जोर से हाँफ रहा हूँ। अपने कमरे में हूँ, बाहर सूरज चमक रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं। मैं घर कैसे पहुंचा? क्या वह लड़की मुझे लाई है? मैं पट्टी बंधे हाथ को देखता हूँ और उंगलियां धड़कती कनपट्टी पर दबाता हूँ। उसे ढूंढने ही वाला था कि बाहर से लिडिया की आवाज आई, तुम लोग मेरे बिना मजे करो। इमस, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। वह दूसरी मंजिल की रेलिंग पर सुस्त और आकर्षक अंदाज में खड़ी है। दरवाजे पर टिके मैं उसे आते देखता हूँ। उसे कहाँ छुपाया है? लिडिया की भौहें तन गईं। वो कॉलेज वाली लड़ी डीएच की। मैं उसे देखता हूँ। तुम्हारे सिवा किसी और का मुझे प्रभावित करना दुर्लभ है। वैसे भी 1 महीने में लिडिया किसी और मर्द के लिए पागल हो रही होगी, तो बेहतर है कि मैं इस दर्द को कम करने के लिए जल्दी ही कुछ ढूंढ लूं। मेरे इतना कहते ही लिडिया का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो मेरी कलाई पकड़ती है और मुझे खींचकर वॉक इन क्लोजेट में ले जाती है। कपड़े बदलो अभी। शाय, किसने कहा तुम ऐसे कपड़े पहन सकते हो? ऐसे मैं अपने साधारण शरीर को देखता हूँ। ये कपड़े ही तो सब कर रहे हैं, ये मुझ पर लागू नहीं होता। और कब से एक ऐसी औरत को हक मिला कि मैं क्या पहनूं जो मुझसे प्यार ही नहीं करती? लिडिया, उस दिन तुम और वो लड़का, क्या सच में तुमने साथ कमरा लिया था? मैं हिलती नहीं, बस उसे शांति से देखती हूँ। इससे तुम्हें मतलब नहीं? हमेशा की तरह रूखा जवाब। मैं क्या करूं? इससे तुम्हें मतलब नहीं? तलाक नहीं तो हम अपनी अलग जिंदगी जिएंगे। मैं उसे घूरता हूं। इतने सालों बाद भी प्यार नहीं मिला। इस खालीपन के लिए कुछ रोमांच ढूंढना होगा। तो ऐसा होता है बेपरवाह होना। ये वाकई आजादी का एहसास है। अब उसके मिजाज को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। लगता है मैंने खुद को फिर पा लिया है। वह बाहर जो चाहे करे, पर उम्मीद करती है कि मैं घर पर चुप बैठा रहूं। लिडिया भी वैसी ही है, प्यार नहीं करती पर पत्नी होने का रौब झाड़ती है। ठंडी हंसी, ऐसे शरीर के साथ तुम्हें कौन चाहेगा? मैं देखता हूँ, साधारण शर्ट, मामूली मांसपेशियां, कुछ खास नहीं। मैं उसका हाथ झटक कपड़े ठीक करता हूँ। मैं खाऊंगा, कसरत करूंगा और औरतों को रिझाऊंगा। मार्कस, क्या पागल हो गए हो? लिडिया भड़कती है। तुम्हें हो क्या गया है? मैं जिस मार्कस को जानती थी वह स्थिर, संयमित और विचारशील हुआ करता था। इंट्रैक्शन तिहरिन किलापास्टी मस मशन की वह ऐसी बातें कैसे कह सकता है? पिताजी सुन लेते तो उन्हें दिल का दौरा पर DDH जाता। असली पागलपन से बचने के लिए मुझे थोड़ा पागल बनना होगा। जेन के बिना वह तलाक नहीं लेगी। अरेंज मैरिज खत्म करना आसान नहीं। वह बहुत चतुर है। नफा नुकसान तौलना उसकी आदत है। मैं उसे किसी और का होते नहीं देख सकता। तो मुझे तलाक दे दो, मैंने फिर से कहा। सपने देखते रहो मार्कस। सीन जिसको मैं चाहती हूँ तुम शादी का जीवन भर पछताओ। लिडिया शांत हुई, मानो मन पढ़ लिया हो। अलग जिंदगी चाहिए, ठीक है, वैसा ही होगा। मैं दंग था। मुझे DH पाने को वह यहाँ तक गिर गई। शादी का बोझ उसके दिल पर इतना गहरा घाव है, अंदाजा न था। दिमाग सुन्न था। लिडिया ने मुझे बाहों में खींच लिया, होठों पर जीभ फेरी। उसकी नजरें समझना नामुमकिन था। Her gaze unreadable। क्या मैं उस शरीर पर काम करने में तुम्हारी मदद करूं? नहीं, मैंने उसे झटक दिया। जिन्हें अलग होना है उन्हें छूना बंद करना होगा। लिडिया ने आंखें सिकोड़ी। उसकी नजरें कुछ तलाश रही थीं। उसने मेरी ठुड्डी पकड़ मुझे अपनी ओर देखा। क्या तुम मार्कस के जुड़वा हो? उस स्टाइल, वो 10 साल का प्यार इतनी जल्दी यूं ही नहीं बदलता। फीकी मुस्कान, जरा अंदाजा तो लगाओ। मार्कस, शादी कोई ऐसा मजाक नहीं है जिसे तुम छोड़ दी सको। मॉन्स आई एम हाइट शी वाइस फुशी मैस्टो इंटरसेश। बहुत कुछ दांव पर है। तुम्हारे ड्रामे के लिए वक्त नहीं। अकेलेपन से डरकर बाहर जाना है। वह मेरे कान में फुसफुसाती है, तो संभल कर। किसी अनहोनी की जिम्मेदारी मेरी नहीं। मैं मरकर जी चुका हूँ। मुझे इन सब से ऊपर होना चाहिए था, पर अचानक मैंने उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। हथेली जल उठी। उसके गाल पर निशान उभर आए। उसने चेहरा घुमाया। थप्पड़ के बाद भी उसकी गर्दन और चेहरे की खूबसूरती वैसी ही प्रभावशाली थी। वह बेहद हसीन है। धीरे से मुड़ती है। आंखों में कातिल तेवर है, जैसे अभी गला घोंट देगी। हाथ कांप रहा है, डर से नहीं। उस थप्पड़ के झटके से मेरा घाव फिर से खुल गया। खून तेजी से बह रहा है। लिडिया मेरे हाथ को देख मुड़ जाती है। पीछे बस अपनी ठंडी दूर होती पीठ छोड़ जाती है। मैं पट्टी से रिश्ता खून देखता हूँ। सोचता हूँ ये ठीक है, उस अंदरूनी घाव से बेहतर जो मैंने पिछले जीवन में सीने में सहा था। उस थप्पड़ के बाद लिडिया फिर गायब हो जाती है। वह गपशप कॉलमों में दिखती है, मर्दों के बीच भटकती, क्लबों में, बोर्ड रूम में, पर घर कभी नहीं आती। मैं दिन गिन रहा हूँ। लिडिया के जैन से मिलने में बस 2 हफ्ते का समय बचा है। मैं रोजाना उस कॉफी शॉप पर जाने लगा हूँ। वहां बैठकर ब्लैक कॉफी पीते हुए मैं उसे घंटों काम में डूबा हुआ देखता रहता हूँ। उसकी हर छोटी बड़ी हरकत मुझे बेहद लुभाती है। काश मैं एक महिला होता तो शायद मुझे भी उससे बेइंतहा प्यार हो जाता। तभी सहकर्मी ने आकर कहा, जैन देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे मिलने आई है। पर लिडिया के सामने तो उसकी यह गर्लफ्रेंड कहीं भी नहीं टिकती। लिडिया की अपार दौलत और रुतबा ही उन दोनों को अलग कर देगा। पिछले जन्म में भी जैन से मिलते ही उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था।
कैफे का दरवाजा झटके से खुला। एक लड़की अंदर आई। मैं दंग रह गया। वही कॉलेज वाली। जेन, तुम? ओह, आ गए तुम। जेन किसी बच्चे की तरह खेल उठता है उस लड़की को देख जो उसके लिए केक लाई है। मैं पास ही थी, सोचा तुमसे मिल लूं। तुम्हारे लिए केक लाई हूं। वेंडी की मुस्कान से उसकी आंखें छांसी हो जाती हैं। जैन और उसकी मुस्कान एक जैसी है, जिसे जोड़े की समानता कहते हैं, और लिडिया इसे बर्बाद करने वाली है। कितनी बर्बादी। जैन खुश भी है, चिंतित भी। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं थी। पार्ट टाइम काम ही बहुत थका देने वाला होता है। मुझ पर खर्च करने की जरूरत नहीं। मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि तुम्हें ट्रीट दे सकूं। वेंडी कितनी सहजता से मीठा बोलती है। सोचता हूँ लिडिया ने मुझे कभी कुछ नहीं खिलाया, हालांकि मुझे मिठाइयाँ पसंद भी नहीं थीं। जैन शिफ्ट पर है, इसलिए वेंडी ज्यादा देर नहीं रुकी। कोने में सिर झुकाए बैठा हूँ। डर है कि वह मुझे उस नशेड़ी के रूप में न पहचान ले जो क्लब में उसके पास गया था। वेंडी के जाते ही बिल चुकाकर खिसक जाता हूँ। रे मुझे देखते ही सर कहता है। थक हार कर घर पहुंचता हूँ। मेरा पुनर्जन्म हुआ है, पर जाल और उलझ गया है। मैं कनपटी रगड़ता हूँ। दिमाग सुन्न है। 100 मीटर भी नहीं हुए थे कि मैंने कहा गाड़ी मुझे चलाने दो। बहाना बनाया कि काफी समय से गाड़ी नहीं चलाई, मन कर रहा है। स्टीयरिंग कसकर पकड़ता हूँ। सामने सड़क देखता हूँ। चौराहे पर वेंडी लाइट पर है। सही मौका देख एक्सीलरेटर दबा देता हूँ। मैंने उसे मारा, वह गिर गई। मुझे माफ करना। मैं घबराहट में कार से बाहर कूदता हूँ और उसे उठाने के लिए दौड़ता हूँ। उसके पैर से बहुत खून बह रहा है। ये कोई मामूली चोट नहीं है। तुम हो? वेंडी मुझे पहचानते हुए दर्द से कराह उठती है। मैंने उसे तुरंत अस्पताल ले जाने को कहा। वेंडी नाम की वह 21 साल की छात्रा है। अस्पताल की बेंच पर बैठकर मैं उसके सेव के नंबर को घूरने लगा। उदासी मुझ पर छा गई। आखिरकार मैं उतना महान नहीं जितना सोचा था। बदले का एक ही तरीका है, आग का जवाब आग। अगर जैन मेरी पत्नी ले सकता है तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं? ये सच है कि जैन लिडिया के प्रभाव में बह गया था, लेकिन अंत में उसने इसे स्वीकार कर लिया। अगर उसने अंत तक उसे ठुकराया होता तो शायद मैं खुद पर काबू रख पाती। अपने पिछले जन्म में मुझे लिवर का अंतिम चरण का कैंसर था। मेरे आखिरी दिन अस्पताल के बिस्तर पर बीते थे। तब तक लिडिया और जैन एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा, मरने से पहले एक बार भी नहीं। मैं वेंडी का सारा मेडिकल खर्च उठाता हूँ और उसकी कमाई के नुकसान व रिकवरी का भी पूरा हर्जाना देता हूँ। अस्पताल में रहने से उसका पार्ट टाइम काम तो पक्का रुका होगा। मैं बात करने में माहिर हूँ। आधे दिन के भीतर मैंने उसके बारे में वो सब जान लिया जो मुझे जानना था। एक साधारण परिवार, माता पिता दोनों जीवित हैं, छोटा सा कारोबार चलाते हैं और मिडिल स्कूल में एक छोटा भाई है। लिडिया उसका बॉयफ्रेंड छीन ले, इसमें हैरानी नहीं। फिक्र न करो, मैं आता रहूंगा। जाने से पहले मैंने चेहरे पर भाई जैसा भाव और सौम्य मुस्कान ओढ़ ली। सन, कोई नहीं, मैं जवान हूँ, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। वेंडी मुस्कुराकर दांत दिखाती है, मासूमियत से देखती है। मैं इतनी भी उम्रदराज नहीं हूँ, 27 साल की हूँ, 72 की नहीं, लेकिन 5 साल की दम घोटू शादी और लंबे समय से भूख न लगने की समस्या ने मुझे अंदर और बाहर से बूढ़ा कर दिया है। घर जाते समय मैं एक फार्मेसी पर रुकती हूँ और ढेर सारे सप्लीमेंट्स ले लेती हूँ। रे, किसी होम सर्विसेज एजेंसी से संपर्क करो। कुछ भरोसेमंद स्टाफ ढूंढो, कोई ऐसा जो अच्छा खाना बना सके। बेहतर होगा अगर उसके पास न्यूट्रिशनिस्ट का सर्टिफिकेट हो। मैं पिछली सीट पर सप्लीमेंट्स से घिरी बैठी हूँ और निर्देश देती हूँ। जी सर, रे जवाब देता है। लिडिया से शादी पर परिवारों ने स्टाफ रखने को कहा। मैंने मना कर दिया। घर में किसी का होना दखल लगता था। यह हमारी कल्पना के जीवन में खलल डालता, और नतीजे सामने हैं। मुझे नया जीवन मिला है। सपने देखने का वक्त खत्म। घर पहुंचकर मैं आगे और इस सप्लीमेंट के थैलों के साथ पीछे आता है। दरवाजा खोलते ही लिडिया सीढ़ियों से उतरती है। वो अपनी कफ ठीक करती है, सहज पर शालीन। रे, काम हो गया, मैं कहता हूँ। रे सप्लीमेंट मेज पर रख। लिडिया को झुककर अभिवादन कर निकल जाता है। 1 घंटे में कॉकटेल रिसेप्शन है। तुम्हारे माता पिता वहां होंगे। तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। लिडिया ने सप्लीमेंट्स की तरफ देखा तक नहीं। उसने हमेशा की तरह बेरुखी से आदेश दिया। वह मुझे तभी साथ रखती थी जब मैं काम की होती थी। पुनर्जन्म के बाद से मैं अपने माता पिता से मिलने नहीं गया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बुरा बेटा हूँ, लेकिन पिछले जन्म में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे उनका सामना करने में अब भी शर्म आती है। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। ठीक है, मैं ऊपर जाता हूँ। पिछले 2 हफ्तों में मैं खाली नहीं बैठा था। मैंने पूरी तरह से नए कपड़े खरीदे हैं। अलग स्टाइल, अलग कट, पहले जैसा कुछ भी नहीं। मैं शानदार स्लिम कट सूट चुनता हूँ जिसके कॉलर पर बारीक काम है। मैं दुबला हूँ और लंबा भी, ये मायने रखता है। दुबला दिखने के बावजूद मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तैयार होकर मैंने एक शानदार घड़ी पहनी। रोशनी में ये सबका ध्यान खींचेगी। अब मैं खुद को रोकने के बजाय खुलकर सामने आ रहा हूँ। लिडिया नीचे फोन पर है। मेरे सीढ़ियों से उतरने की आहट उसे सुनाई देती है, पर वह मुझे देखती तक नहीं। परवाह नहीं मुझे। मैं कार के पास जाकर अकेले इंतजार करता हूँ। कुछ मिनटों बाद वह बाहर आती है। उसकी गाड़ी में बैठने से लेकर हमारे चलने तक उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। पूरे रास्ते हमने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा। वह गाड़ी चला रही है, मैं फोन देख रहा हूँ। वेंडी का नंबर सेव कर मैं उसका हाल पूछ रहा हूँ। वेंडी, कैंटीन का खाना पसंद नहीं तो बाहर से मंगवा दूं? वह कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारे सप्लीमेंट्स लाना भूल गया। कल मिलने आऊंगा तो कुछ ले आऊंगा। वेंडी बोली, इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। ये शिष्टाचार नहीं। मैंने ही तुम्हें अस्पताल पहुंचाया था, शर्माओ मत। इस जरूरत हो तो बताना। वेंडी और जैन एक ही बैकग्राउंड के हैं। लिडिया ने जैन के आगे अमीर लड़की का नाटक किया तो मैं वेंडी के लिए अमीर बन सकता हूँ। उस नजरिए से देखें तो यह बात बिल्कुल सही है। ऐसा लगता है जैसे दिल की धड़कनें थम सी गई हों। तभी लाल बत्ती पर कार आकर रुक गई। लिडिया ने तिरछी नजरों से मेरी तरफ देखा। बदलाव को भांपते हुए उसने कहा, सच कहूं तो यह सूट तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या तुम्हें वो फिल्मी सीन याद है जहां आदमी औरत को दंग कर देता है? सब कोरी कल्पना। मैंने फोन रखा और कॉलर ठीक की। सच, कोई मौजूदगी नहीं। उसका वह इशारा उसके चेहरे पर फिर तलखी लाने को काफी था। मार्कस, थोड़ा संभल कर नहीं रह सकते? क्यों? मैं उसे देखता हूँ। परसों से खुद को संभाल ही रहा हूँ। इसे क्या हासिल हुआ? जब आप एक बार मर चुके होते हैं तो चीजें इतनी भारी नहीं लगती।
कैद रहने से बेहतर है खुलकर सांस लो, अपनी हकीकत मत भूलो। अब आवाज सख्त है। पति न मानकर भी वह उम्मीद करती है कि इसी शीर्षक से जियो। मैं खिड़की की ओर मुड़कर चुप रहता हूँ। कभी उसकी चंद बातें ही मेरा दिन बना देती थी। मैं कुछ कहने को शब्द ढूंढता रहता था। बस बहुत हुआ। रिसेप्शन में हम थोड़ी देर जोड़े का नाटक करते हैं। कुछ बिजनेस पार्टनर्स से बात कर मैं शांत जगह अकेले बैठ जाता हूँ। किस्मत देखिए, मेरे बगल में विंसेंट आकर बैठता है, वही जो लिडिया के साथ होटल रूम को लेकर चर्चा में था। विंसेंट, यहाँ अकेले क्यों? एक आदमी पास आकर पूछता है। बस आराम कर रहा हूँ। वो चिचिस्पायड खिशर हडसन हाइसेंस स्टुअर्ट टाइलर, यहाँ मेरे पास बैठो। विंसेंट की आवाज बहुत सुरीली है। लिडिया को सुरीली आवाज वाले मर्द पसंद हैं। जेन और उसके सभी प्रेमी ऐसे ही हैं। वे मेरे पास ऐसे बातें करने लगे जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। टाइलर विंसेंट को चिढ़ाता रहता है। तुम्हारी लिडिया वहीं तो खड़ी है, जाकर हेलो क्यों नहीं कह देते? शुरू मत हो, वह मेरी बॉस है और शादीशुदा है। विंसेंट ने नाराजगी भरी नजरों से देखते हुए कहा। उसका पति? उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। उसे देखे हुए जमाना हो गया है और सब जानते हैं कि आजकल वह तुम्हारे सबसे करीब है। मैंने सुना है कि वह तुम्हारे लिए एक नया घर खरीद रही है। टाइलर ईर्ष्या से। वो मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रही है। विंसेंट गर्व से। पता नहीं इसकी क्या वजह है, शायद मेरी किस्मत ही बहुत अच्छी है। लिडिया तो हर किसी के लिए बहुत उदार है, बस अपने पति को छोड़ कर। जिनसे भी उसका नाम जुड़ा, ब्रेकअप के बाद सब उसकी तारीफ ही करते हैं। तभी मेरे माता पिता आ गए। मुझे अकेले देख वे पूछते हैं, मार्कस, लिडिया कहाँ है? साथ क्यों नहीं? लिडिया का नाम सुनते ही विंसेंट और टायलर मुझे घूरते हैं। उनके चेहरे देखने लायक होंगे। मैं खड़ा होकर माँ का हाथ थामता हूँ और मुस्कुराता हूँ। उसके साथ क्या मजा, वहां तो बस बिजनेस की बातें होती हैं। जब मैं आप दोनों के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद करूंगा। मेरी माँ मुझे हैरानी से देखती है। सालों हो गए हैं जब मैंने उनके साथ इतनी खुलकर प्यार जताया हो। तुम दोनों बातें कर लो। मैं जाकर ओल्ड चिन और बाकी लोगों को ढूंढता हूँ। मेरे पिता हमेशा की तरह सीधे साधे कुछ भी नहीं समझ पाए। वे खुशी खुशी अपने दोस्तों को ढूंढने निकल पड़े। विंसेंट ने आखिरकार मुझे पहचान लिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल और फिर पीला पड़ गया। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। मैं अपनी माँ के साथ बैठ गया और बातें करने लगा। सच कहूं तो मैं आना नहीं चाहती थी। उसी ने जबरदस्ती साथ बुलाया। कितना बोरिंग है। अरे बच्ची, ये जरूरी काम है। बोरिंग क्या होता है? मेरी माँ मेरा हाथ पकड़कर डांटती है, पर उनका लहजा लाड प्यार भरा है। मेरी नजर विंसेंट पर पड़ती है। मैं बेपरवाही से बोलती रहती हूँ, पर सच में ये बोरिंग है। वैसे माँ, मैंने जैसे घरेलू स्टाफ रखने को कहा है। बॉडी बनानी है, दुबला हूं मैं, ज्यादा खाना और वर्कआउट करना होगा। विंसेंट अपने होंठ काटता है। खुद को संभालने के लिए साफ तौर पर संघर्ष कर रहा है। ये पहले होना चाहिए था। तुम दोनों इतनी बड़ी जगह में रहते हो, तुम अकेले इसे कैसे संभालते हो? मेरी माँ ने पूरे दिल से हामी भरी। मैं तो बस हम दोनों की अपनी एक छोटी सी दुनिया चाहती थी, लेकिन अब मेरा मन भर गया है। मैंने उन शब्दों को थोड़ी अस्पष्टता के साथ हवा में ही छोड़ दिया। लिडिया की जिंदगी में विंसेंट बस एक मामूली साया है। जेन जैसा नहीं, तुलना हो ही नहीं सकती। विंसेंट अचानक उठकर तेजी से चला जाता है। टाइलर मेरे पीछे है, शायद वह भी असहज है। रिसेप्शन के बाद मैं लिडिया के साथ नहीं लौटना चाहती। मैं अपने असली घर जाकर माता पिता के साथ कुछ दिन बिताना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ, लिडिया कहती है। उसे परवाह नहीं कि मैं कहाँ जाती हूँ, बस मैं उसे शर्मिंदा न करूं। पिताजी दोस्तों के साथ जोश में मशगूल हैं, बेखबर। रिसेप्शन खत्म हुआ। माँ ने चाबी दी और पार्किंग में इंतजार को कहा जब तक वो पिताजी को लाती हैं। मैं गैरेज गई। पिताजी की कार के पास पहुंचते ही मैंने लिडिया और विंसेंट को बहस करते देखा। विंसेंट परेशान होकर उसकी जैकेट पकड़े हुए था। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हो। क्या ये सब झूठ था? यकीन नहीं होता। जो मानना है मानो, मेरे रास्ते से हटो। लिडिया झटके से जैकेट छुड़ाती है। वो ऐसी ही है, एक बार किनारा कर ले तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखती। एक अपार्टमेंट्स, और विंसेंट को यकीन हो गया कि वही सही है। उसने मुझे तिरछी, अधीर और तिरस्कार भरी नजरों से देखा, मानो तमाशा मैंने खड़ा किया हो। मैं तुरंत कार में बैठ दरवाजा लॉक कर लिया। माता पिता का इंतजार न होता तो मैं कब का वहां से निकल चुका होता। मुझे इस तरह पीछे हटते देख उसे न जाने क्या हो जाता है। वो सीधे मेरी तरफ आती है। वो खिड़की खटखटाती है। मैंने उसके होंठ पर है, बाहर निकलो। मैंने भौहें सिकोड़ देकर मना किया। तभी उसका फोन आया। मार्कस, कार से बाहर निकलो। आज तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। कांच के उस पार मेरी नजरें उसकी गुस्से से दहकती आंखों से मिलती हैं। मैंने सब सोच लिया है। अगर जेन से मिलने से पहले तलाक न मिले तो मैं इंतजार करूंगा। वो खुद बात करे तो मैं तुरंत मानकर कंपनी का हिस्सा लेकर अलग हो जाऊंगा। नो दिस आज एंड वो नहीं है। पिछले जन्म में जेन के पीछे भागते हुए उसे 1 साल लगा था, तब जाकर उसने तलाक मांगा था। उसने उसी समय परिवार को सच बता दिया। मैंने मना कर दिया। 1 साल की जद्दोजहद और उम्मीदों के बाद मैं हार गई। पुनर्जन्म के बाद बदला लेने की ये कोशिश अब बस एक खोखला जुनून है। पिछला जीवन एक सपना लगता है और ये त्रासदी से पहले की हकीकत है। मैं किसी बुरे सपने को अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। बाहर निकलो। लिडिया गुस्से से आग बबूला है। शायद उसने मुझे कभी ऐसे मना करते नहीं देखा। विंसेंट रोते हुए वापस आता है। उसकी जैकेट पकड़कर नहीं छोड़ता। आखिर वो एक सेलिब्रिटी है। वह इतनी बेताबी से क्यों चिपका है? मुझे खुद का ही एक रूप दिख रहा है। मैं किसी को परख नहीं सकता। लिडिया मुझे घूरती है, फिर विंसेंट का हाथ पकड़ कार की ओर खींच ले जाती है। मैं उसकी कार को ओझल होते देखता हूँ। मैं लंबी सांस लेता हूँ। माता पिता के लौटने तक मुझे नींद आने लगती है। तुम्हारी बातें खत्म ही नहीं होती। मार्कस इंतजार में सो रहा है। चलो भी, वह दक्षिण वाला प्रोजेक्ट है। अप्रूवल में कुछ दिक्कतें आ रही हैं।
हमें इस बारे में ठीक से बात करनी थी। मेरे पिता ने अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए जवाब दिया। मैं पीछे बैठा ऊँग रहा हूँ और अपने पिछले जीवन के एक और सपने में खो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड को डर है कि मैं भूल जाऊंगा कि मैं किन हालातों से गुजरा हूँ। ये मुझे नींद में बार बार वहीं वापस भेज देता है। माँ, मुझे ब्रेस्ट पोर्क खाना है। मैंने उनकी बाहें थाम ली और सट गई। माँ का साथ ऐसा ही होता है, सुरक्षित और सुकून भरा। पिछले जन्म में मरते वक्त मेरे माता पिता अस्पताल में बिलखते रहे, पूरी तरह टूट गए। वे रातों रात बूढ़े और बेहाल हो गए। इस वक्त तुम्हें अभी ब्रेस्ट पोर्क बनवाना है मेरी लिए। माँ ने मजाक में मुझे हल्का थप्पड़ मारा। आज क्या हुआ? लिडिया से झगड़ा हुआ? वैसे भी घर कमाते हो। क्या मैं प्यार में पागल मूर्ख जैसा लग रहा था? मैं मुस्कुराया। अब से मैं एक अच्छा बेटा बनूंगा। सब जानते थे कि लिडिया के लिए मेरी भावनाएं एक तरफा थीं। ये सुनकर माँ हैरान रह गई। पिता ने लगभग कार का संतुलन खो दिया। पिता ने पूछा, क्या अब लिडिया पसंद नहीं? पसंद है, मैंने कहा, पर उसे जाने देना होगा। मैं उसे रोक नहीं सकता था, वह कभी मेरी थी ही नहीं। वह जेन की है, युवा, होनहार और खूबसूरत। पापा, शादी को 5 साल हो गए। अब प्यार का मतलब क्या? मुझे उसके इर्द गिर्द घूमने के बजाय कुछ और करना है। सही कहा, लिडिया हमेशा चर्चाओं में रहती है, जो मुझे कभी पसंद नहीं आया। पहले पिता मेरी भावनाओं का सम्मान करते थे, पर अब वे सब कुछ कह रहे हैं जो उन्होंने दबा रखा था। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। मैं नहाकर बिस्तर पर गिर गया। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर सोया। माँ ने दरवाजा खटखटाया। मैंने आधी नींद में जवाब दिया, क्या है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें ब्रेस्ट पोर्क चाहिए? मैंने कुछ बनाया है, वापस सोने जाने से पहले थोड़ा खा लो। ये कहते हुए वह मेरी तरफ देखती है। मैं झटके से जागता हूँ, उठकर बैठता हूँ और कुछ पल शून्य में ताकता हूँ। फिर आंखें गर्म होती हैं और रोकने से पहले ही आंसू बह निकलते हैं। पुनर्जन्म के बाद से मैं कभी नहीं रोया। पुराने बुरे सपने मुझे झकझोर कर जगा देते थे। मैं इस दर्द के प्रति बहुत पहले ही सुन्न हो चुका था। अब मुझ पर किसी का असर नहीं होता। पर माँ ने आधी रात को ब्रेस्ट पोर्क बनाया और मैं खुद को रोक नहीं पाया। अरे क्या हुआ बच्चे? लिडिया ने जरूर कुछ गलत किया होगा। मैं कल उनसे जवाब मांगने जाऊंगी। मैं झटके से उठकर माँ को गले लगा लेती हूँ। लिडिया बेकसूर है, मैं बस परेशान हूँ। आप बहुत अच्छी हैं। मैं उन्हें कसकर पकड़ लेती हूँ। मेरी आवाज भर आती है। उसने वास्तव में मेरा कोई बुरा नहीं किया है। मैंने जो कुछ भी सहा वह मेरी अपनी ही गलती थी। वह एक ईमानदार खलनायक है, मैं तो बस एक मूर्ख प्रशंसक था। मेरी माँ धीरे से मेरी पीठ थपथपाती है और एक लंबी गहरी आह भरती है। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। वह मुझे किसी और से बेहतर जानती है। मैं आसानी से रोने वालों में से नहीं हूँ। जब तक कोई असली दुख न हो, आंसू नहीं आते। तो क्या तुम अभी भी ब्रेस्ट पोर्क खाओगे? वह पूछती है। इन परेशान मेरा बहुत मन कर रहा था। मैंने अपनी आंखें पोंछी और बिस्तर से बाहर निकली। अभी भी थोड़ी नाक बह रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम साथ में नीचे गए। मेरे पिताजी पहले ही सोच चुके हैं। डाइनिंग टेबल पर हम दोनों ही थे। भुना हुआ पोर्क बहुत खुशबूदार और लजीज है। मैं झटपट कई टुकड़े खाता हूँ। सालों से कुछ नहीं खाया। पेट फूल कर दुखता है, जी मिचलाता है। माँ पीठ थपथपाती हैं। इतनी जल्दी क्यों खा रहे हो? पेट भरा होने के कारण तुम पूरी रात जागते रहोगे। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं झेंप कर हंस दिया। पिछली बार मैंने इतना खाना अपनी ग्रेजुएशन डिनर पर खाया था। जेसन और बाकी दोस्तों के साथ मैंने खूब जश्न मनाया था। फिर मेरी शादी लिडिया से हो गई और दुबला रहने के लिए मैंने खाना बहुत कम कर दिया। मैं भूख हो तो भी धीरे खाओ। 80% पेट भरते ही रुक जाओ, माँ प्यार से कहती हैं। मैं उसकी बाह के सहारे झुककर मुंह फुला लेती हूँ। माँ, आज रात जागना, मुझे काम और जिंदगी के सबक सिखाना। वह तुरंत मान जाती है। अगली सुबह मैं बरसों बाद हल्का महसूस करते हुए जागती हूँ। पेट भरा हुआ, भरपूर नींद। नाश्ता कर मैं अस्पताल के लिए निकल पड़ती हूँ। वेंडी फोन में स्क्रॉल कर रही थी। हाथ टूटा नहीं था, पर सॉफ्ट टिश्यू बुरी तरह डैमेज थे। टाँके, मोटी पट्टी और हिलने में तकलीफ थी। उसने ऊपर देखा और मुझे देख चौंक गई। तुम आ गए। मेरे लिए परेशान होने या बार बार आने की जरूरत नहीं है, मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ। बिल्कुल करनी है। मैं रे की ओर मुड़ता हूँ। इन्हें अंदर ले आओ। रे सप्लीमेंट्स लाता है और बिस्तर के पास रख देता है। खाने देख वेंडी शर्मा गई। मामूली चोट है, इतनी मेहनत क्यों की? चोट तो चोट है। मैंने पास कुर्सी खींची। उसने पूछा, नाम क्या है? मैंने कहा, मार्कस कहो। ये नाम नया है। मैं उससे 6 साल बड़ा हूँ। वेंडी ने सिर हिलाया। ठीक है। अस्पताल में बातें करने लगा। कॉलेज लड़कियों का नजरिया सरल होता है। वेंडी एजुकेशन 3rd ईयर में है, छुट्टियों पर। अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाती एक मेहनती लड़की अपने खुशमिजाज बॉयफ्रेंड और ग्रेजुएशन के बाद नौकरी पाकर शादी करने का सपना बताती है। तभी मेरे मुंह से एक बदतमीज हंसी निकल गई। मैं संभल जाता हूँ। वेंडी हिचकिचाती है। किस बात पर हंस रहे हो? मैं नाक सहलाते हुए कहता हूँ, कुछ नहीं। तुम्हें देख कॉलेज के दिन याद आ गए, जब मेरे भी ऐसे ही सुनहरे सपने थे। वेंडी उत्सुकता से देखती है। तुमने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है? मैं उसे गौर से देखता हूँ। ऑल्टन यूनिवर्सिटी। वैसे सोचूं तो लिडिया और मैं दोनों ही उसी स्कूल में जेन और वेंडी के सीनियर हैं। वेंडी का चेहरा खिल उठता है। तुम मेरे सीनियर हो। मैं मुस्कुराते हुए हामी भर देता हूँ। क्या इत्तेफाक है। ऑल्टन देश की टॉप 3 यूनिवर्सिटी में से एक है। यहाँ दाखिला पाने वाले बेहद तेज होते हैं। यहाँ के ग्रेजुएट्स का भविष्य उज्जवल होता है। अमीर न भी बने तो भी आराम से जीते हैं। अगर जन कभी लिडिया से नहीं मिला तो वेंडी का सपना सच होने की पूरी संभावना है। इसलिए हम ऑल्टन यूनिवर्सिटी के बारे में आराम से बातें करने लगे। हम हंस ही रहे थे कि तभी दरवाजा खुला और एक बुलंद आवाज आई, वेंडी, मैं आ गया हूँ। मैं मुड़ता हूँ। जेन के छोटे, सलीके से कटे बाल और उसकी परिपक्वता उस पर खूब झंझती है। उसके लुक्स से जलन नहीं, पर उसकी 20 साल वाली ऊर्जा चुभती है। जब मैं 20 का था तब 3 साल से लिडिया के प्यार में डूबा था। जवानी के बेहतरीन साल एक तरफा प्यार में बर्बाद हो गए, जिसने मुझे तोड़ दिया। जेन को लिडिया का प्यार आसानी से मिल गया, जबकि मैं डायरी में अपना दर्द लिखता रहा।
सिर्फ वेंडी के चेहरे पर खुशी और पछतावा। जेन, मैं बताना चाहती थी पर तुम्हें परेशान नहीं करना था। जेन फल लेकर आता है। नादान मत बनो, तुम्हें बताना चाहिए था। मैं कुर्सी जेन को देता हूँ। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। आखिरकार मैं जल्द ही उसे अपनी पत्नी सौंपने वाला हूँ। कुर्सी तो मामूली चीज है। जेन मुझे हैरानी से देखता है। सीनियर, क्या ये आप हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं झेपते हुए हंसता हूँ। माफ करना, टक्कर मुझसे ही लगी थी। हाल जानने आया हूँ। जेन मुझे और वेंडी को देख नाराज होने के बजाय हंस पड़ा। क्या इत्तेफाक है वेंडी, ये सीनियर उसी जिम में आती है जहाँ मैं